हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11 जून से लेकर 18 जून के बीच में जो भी इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको समझेंगे। राइट। अब इस पर्टिकुलर सीरीज का देखो इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पर से आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैं आपको एक केस बताता हूँ। आज हम एक डिस्कस करेंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में। तो जो आर्टिकल इस बार न्यूज़पेपर में देखने को मिला था, वही सेम क्वेश्चन दो इंटरव्यू कैंडिडेट से डायरेक्टली पूछा गया। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो हमारा आईजीपी प्रोग्राम होता है इंटरव्यू वाला, वहां पर मेरी बहुत स्टूडेंट से बात हुई, तो दो इंटरव्यू कैंडिडेट से डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा गया कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो उसी तरह से आज सभी की रिक्वायरमेंट थी, आप सभी डिमांड कर रहे थे कि सर मेंस के क्वेश्चन भी हम इसके अंदर प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली मेंस की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, उनको हम डिस्कस भी करेंगे। उसी तरह से प्रीलिम्स के भी फैक्ट्स वगैरह बाकी सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंस यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इकोनॉमी काफी टफ लगती है, तो कोशिश ये रहेगी कि उस टफ को हम थोड़ा ईजी भाषा के अंदर समझने की कोशिश कर पाए, ताकि इकोनॉमी आपको अच्छे से पसंद आने लगे और उसके आप टेक्निकल एस्पेक्ट को भी अच्छे से पकड़ पाओ। राइट। तो यही इस वजह से इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे टॉपर्स ने इसको फॉलो किया है और उनको हेल्प भी बहुत हुई है तीनों तीनों स्टेजेस के अंदर। तो आज के सर टॉपिक्स कौन से डिस्कस करेंगे? देखो, आज को 4-5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक डैशबोर्ड आया है हमारा सामने अंतर्दृष्टि के नाम से, उसको जानेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसी तरह से एक छोटा सा कीवर्ड है गोल्डी लॉक जोन्स करके, इसका गोल्डी लॉक्स मूवमेंट, गोल्डी लॉक्स जोन ये क्या होता है इसको जानेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो मैं बात कर रहा था इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछा गया था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में। आखिर ये इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का, ये सारा डेटा और इसके पीछे का जो लॉजिक्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी हमारा टॉपिक होगा विद रिगार्ड्स टू रेमिटेंसेस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में जानेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ डिस्कशन हुआ है ओईसीडी कंट्रीज का और जीसीसी कंट्रीज का, तो इन दोनों को भी साथ में ही अच्छे से देख लेंगे। तो ये हमारी आज के लेक्चर की यहाँ पे आउटलाइन रहेगी। राइट। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर फाउंडेशन कोर्स के अंदर उनको एनरोल करना है, कोई ऐसा फाउंडेशन कोर्स हो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दे। तो डेफिनेटली देखो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारी टीम की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है। दरअसल में ना, मैं तो इसको कोर्स बोलता ही नहीं हूँ, ये एक तरह का इकोसिस्टम है। सर इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है? देखो, इकोसिस्टम का मीनिंग है कि जितनी भी चीजें आपको इस एग्जाम को कवर करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। जैसे आपकी जीएस क्लासेस तो है ही हैं, साथ में आपकी ऑप्शनल हो गया, आपकी सी सेट हो गया, आपकी रिवीजन क्लासेस, 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, 45 डेज आपको ऑफलाइन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज हो गया। तो जितने भी आप कॉम्पोनेंट सोच सकते हो ना, वो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे कवर्ड हैं। और साथ में ना, इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो यूपीएससी की चेंजिंग डिमांड्स है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जा पाए। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे आपका संडे हो गया, इस तरह से अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है ताकि यूपीएससी के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको अच्छे से अलाइन करवाया जा पाए। तो डेफिनेटली मॉर्निंग बैच भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, 19 जून से जो स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग बैच 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आपको अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन माध्यम में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हाइब्रिड आपको मिल जाएगा जहां पर लाइव आपका चलेगा ऑफलाइन से और बाद में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हाइब्रिड का प्राइस क्या है, तो हमारी टीम ने हाइब्रिड का प्राइस काफी कम कर दिया है। तो डेफिनेटली आप हाइब्रिड में, ऑफलाइन में जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अंदर आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट pwonlyas.com पे जा सकते हो। कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज आरबीआई लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। अब डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि सर आखिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आखिर होता क्या है। काफी सारे लोगों को ना ये लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग हो गया कि हमने बैंक अकाउंट खुलवा दिए। देखो, बात आपकी ठीक है, पर ये ना फाइनेंशियल इंक्लूजन का शायद सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है। सर वो कैसे? देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप उनको अच्छे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराओ। ठीक है, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, प्रॉपर पेंशन प्रोडक्ट्स एंड पेंशन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना, एक तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर आना। ठीक है, बेसिकली बैंकिंग दी अनबैंक्ड, एंड इसके साथ ही साथ बाकी और जो फैसिलिटीज हैं उनको वो प्रोवाइड करना।
ये सारी चीजें आती हैं। इनफैक्ट ना, अगर आपको मेंस के अंदर, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा भी है, मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो। बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? आपका एक्सेस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, किस तरह से कि प्रॉपरली आप उनको अफोर्ड कर पाओ, तो अफोर्डेबिलिटी हो गया, साथ ही साथ अवेलेबिलिटी हो गया, एंड लास्टली आपका पार्ट क्या हो गया? एक्सेसिबिलिटी। आई बात समझ में? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और कुछ नहीं, बेसिकली आपका प्रोविजन है एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का, जहां पर सब किसी को क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाइए टू अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक अकाउंट खुलवाना सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो आई होप कि आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन जो चलो समझ आ गया होगा। अब हमारी जो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अलग अलग एफर्ट्स लेता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है ना। अब इंडिया में कहाँ पर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, कहाँ पर और कितना काम करना बाकी है, कितनी तेजी से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। और उस डैशबोर्ड का क्या नाम है? डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। कई बार ना यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतर्दृष्टि न्यूज में था, ये किस चीज के साथ लिंक्ड है? तो आप बता दोगे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हर पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर हम इसको देख पाएंगे कि हाँ, यहाँ पर अभी इतना, इस एरिया के अंदर इतना फाइनेंशियल एक्सक्लूजन बचा हुआ है, मतलब इतने लोगों को भी इंक्लूड करना बचा है, ठीक है ना। तो एक तरह से आरबीआई इसको अपने इंटरनल यूज के लिए लेकर आ रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स चेक कर पाएंगे कि और कितना काम हमें करना बाकी है। देखो, आरबीआई का कोई ये पहला स्टेप नहीं है। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी हमारे पास ना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। ये कौन लेके आता है सर इंडेक्स? ये इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। यहाँ पर क्या होता है, तीन एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, दैट इज एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। उसके बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि हाँ, कितना अच्छे से हम काम कर पाए हैं। इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं सर, जैसे कि जैसे आप जानते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जनधन अकाउंट्स इसके अंतर्गत खुलाए गए। हमारा जो बेसिकली जो जैम ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, कहीं ना कहीं इनका फोकस यही था, फाइनेंशियल इंक्लूजन करें एंड उसके बेसिस के ऊपर जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें हम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। उसी तरह से हमारी एक स्ट्रेटजी है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये वर्क करती है किसके लिए? 2019 से 2024 के लिए। तो इन 6 सालों के लिए आरबीआई की तरफ से लेकर आया गया कि हम कैसे वर्क करना चाहते हैं। बाकी आप और नोटिस करो, जैसे एटीएम खुलवा, एटीएम्स का होना, ये भी तो एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है, बिल्कुल। उसी तरह से मैं याद करो, मैंने आपको बताया था लोगों को रोज जागरूक करना भी क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट। तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025, ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास देखने को मिल जाता है कि कैसे हम लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इलिटरेसी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो वो कैसे कर पाए, वो हो गया। इसी तरह से एक मॉडल आता है हमारे पास बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का। अब ये क्या होता है सर, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट? देखो, एक तो होता है कि मान लो जैसे आप हो, आप बैंक जाते हो कुछ ना कुछ सर्विसेज लेने के लिए, पर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको बैंक पहुंचना बहुत मुश्किल हो। तो ऐसे केस में पता क्या होता है, बैंक आपके घर आ जाए। सर बैंक आपके घर आ जाए मतलब, कहने का मीनिंग बैंक का कोई पर्सन वो यहाँ पर आपके घर आ जाए। एक छोटी सी मोबाइल डिवाइस होगी इसके पास, मान लो बैंक का कोई एम्प्लॉय है या बैंक ने किसी को हायर किया हुआ है, तो वो आपके घर आया, उसके पास एक मोबाइल डिवाइस हुई, माइक्रो एटीएम हुआ मान लो, तो वहां से आपने घर बैठे क्या किया, कैश ट्रांजैक्शन कर लिया, मनी ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट खुलवा लिया। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट इस चीज को बोलते हैं कि अगर आप बैंक के पास नहीं जा सकते, तो बैंक आपके घर आ जाएगा। तो इस तरह से ना आप पहाड़ों में देखते हो कई बार इस तरह की बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो हमने देखा ही। बाकी साथ में अगर आप नोटिस करो, तो हमारी आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा जैसे नबार्ड हो गया, आरआरबी हो गया, ये बहुत अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ नए नए बैंक हम खुलवा रहे हैं, ताकि एक तरह से हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को अच्छे से अचीव कर पाए, ठीक है। बाकी यूपीआई का आना, आपका ई बैंकिंग हो गया, हमारा आरबीआई का जैसे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आपने जानते होंगे, तो डिजिटल पेमेंट भी एक तरह से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही स्टेप्स लिख सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो मेंस के अंदर ना यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कौन से हम इनिशिएटिव्स ले चुके हैं या कैसे हम इसको इंक्रीज करें। तो डेफिनेटली मेंस का एस्पेक्ट भी है, वहां पर आप अंतर्दृष्टि का भी नाम मेंशन कीजिएगा, तो
एग्जामिनर को शो हो जाएगा कि आप करंट अफेयर्स के साथ वेल वर्स्ड हो, राइट। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैज द इंडियन इकोनॉमी रीच द गोल्डी लॉक्स मोमेंट। सर ये वर्ड ना हमने कहीं सुना है, गोल्डी लॉक्स। देखो बिल्कुल सुना होगा, आप लोगों में से जिन्होंने ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ रखी है उन्होंने गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में सुना होगा। हाँ सर याद तो आ रहा है। देखो गोल्डी लॉक्स जोन कुछ और नहीं होता, जैसे हमारा एक स्टार होता है, जैसे इस केस में सन क्या है, एक तारा ही तो है, ठीक है, सन एक स्टार ही तो है। तो एक स्टार के आसपास ना एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन मतलब ऐसा एरिया जहां पर ना आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। आप नोटिस करो ना, सन के आसपास ये वाले एरिया में तो बहुत गर्मी होगी और ये जो पीछे वाला एरिया है यहाँ पर तो बहुत ठंडक होगी। तो ये जो बीच वाला कहीं ना कहीं एरिया बचा, ये बिल्कुल सही एरिया है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, आपको लिक्विड पानी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह से इसको क्या बोल देते हैं हम, हैबिटेबल जोन। इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन। आई बात समझ में? तो ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा ठंडक थी, ठीक है, एक बीच का था, ठीक है। अब सर इकोनॉमी के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर आप जानते हो जब हम बोलते हैं ना कि मान लो इकोनॉमी में बहुत गर्मी है, गर्मी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर जीडीपी देखो जब भी ज्यादा होती है ना कहीं उसके साथ क्या आता है आपका, इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति भी उसके साथ में आती है। तो हॉट इकोनॉमी का हॉट होना मतलब ये चीज होती है। ऑन द अदर हैंड सर इकोनॉमी का कोल्ड होना मतलब क्या, इकोनॉमी का कोल्ड होना मतलब आपकी जीडीपी नीचे जा रही है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट या तो नीचे जा रही है, जीडीपी भी इनफैक्ट नीचे जा सकती है। तो आप खुद बताओ अच्छी सिचुएशन कौन सी है, ये वाली या ये वाली? देखो टेक्निकली ना दोनों ही सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। मतलब ये तो सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए, आप जानते हो कि जीडीपी नीचे जा रही है या जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत कम है, तो वो तो सिचुएशन खराब है। ऑन द अदर हैंड अगर जीडीपी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है ना, तो उसके साथ साथ महंगाई आएगी, तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है शायद वो ना बढ़ पाए। क्योंकि अगर मान लो अगर आप ज्यादा कमाने भी लग गए, पर अगर आपके खर्चे इतने ज्यादा होने लग गए, आपका ब्रेड ही इतनी महंगी होगी, आपका खाने की चीजें ही इतनी महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं पाएगा। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि इकोनॉमी ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म हो, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा हो, ठीक है ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, ना ही जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी नीचे जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक्स मूवमेंट। गेटिंग द पॉइंट? हमारे जो आरबीआई गवर्नर जी थे उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, तो आप इस वर्ड को ध्यान में रखना कि इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में गोल्डी लॉक्स सिनेरियो को क्या बोलते हैं। देखो इसका कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रेफरेंस है, बहुत सारी मतलब ना कहानियों के अंदर ऐसा बोला जाता है कि एक छोटी लड़की थी, उसने एक जगह पे कुछ खाने के लिए मांगा था, तो एक ऐसा टेम्परेचर वो चाहती थी जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, तो वहां से ये वर्ड आया है गोल्डी लॉक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर भी हम जान चुके हैं एंड ज्योग्राफी के अंदर भी जान चुके हैं कि गोल्डी लॉक्स का आखिर मीनिंग क्या होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या कह रहा है, अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स आर प्रोजेक्टेड टू कीप लिविंग इंडिया इन 2023, व्हाई डू द रिच माइग्रेट फ्रॉम अ कंट्री। यही यूपीएससी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ एस्पिरेंट से, तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात तो आप जानते हो, यहाँ पर आप जानते हो मिलियनियर के बारे में, ठीक है, मिलियनियर्स की यहाँ पे बार बार बात हुई है, ठीक है ना, आएंगे उस चीज के ऊपर भी। तो मिलियनियर सर क्या होता है? देखो मिलियनियर आप जानते होंगे कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जिसकी जो वेल्थ होती है, ठीक है, वो वेल्थ कितनी होती है, $1 मिलियन से ज्यादा, ठीक है ना, यूएस डॉलर $1 मिलियन से जिसकी ज्यादा वेल्थ होती है उसी को बोल देते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टेबल वेल्थ होती है वो $1 मिलियन से ज्यादा होती है, तो आपको मिलियनर बोल देंगे। बेसिकली अगर आप इसको रुपीस की टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब अगर $1 इक्वल टू 82 रुपीज आप मानते हो इसके आसपास, तो बेसिकली 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा जो कहीं ना कहीं है जिसकी इन्वेस्टेबल वेल्थ है, उसको बोल देंगे क्या, उसको बोल देंगे हम मिलियनियर। अब यहाँ पर भी ना इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं सर, अलग अलग कैटेगरीज मतलब देखो एक होते हैं आपके HNWI, ये क्या है सर, ये है आपके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ये वर्ड आपने ना कभी न्यूज़पेपर में सुने होंगे, भले ही आपका मीनिंग ना पता हो, पर इनका थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ यार ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वो होते हैं जिनकी जो इन्वेस्टेबल वेल्थ होती है वो 1 से 5 मिलियन डॉलर के बीच में होती है, ठीक है ना, 1 से 5 मिलियन डॉलर के बीच में है तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। उसी तरह से एक होते हैं वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। सर इसका क्या मतलब, देखो इसमें हो जाता है अगर आपकी जो इन्वेस्टेबल वेल्थ है वो 5 से 30 मिलियन के बीच में होती है, और अगर आप 30 मिलियन से भी ज्यादा आपकी इन्वेस्टेबल वेल्थ है, तब आपको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो ये तीन कैटेगरीज इस तरह से है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल एंड अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ठीक है सर। देखो अभी क्या हुआ है,
अभी एक रिपोर्ट आई है, प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023। आप लोगों ने शायद हेनले का नाम सुना होगा। हेनले पासपोर्ट के लिए बड़ा फेमस होता है कि जापान का पासपोर्ट बड़ा स्ट्रांग है, इंडिया का पासपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, यूएस का पासपोर्ट स्ट्रांग है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपने सुना होगा। उसी तरह से एक हमारे पास रिपोर्ट आती है, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। अब इसमें यही बात बताई जाती है कि ये जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कितने लोग बाहर दी देशों से इंडिया में आ रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पर करी जाती हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी क्या हुआ है ना, इन्होंने बताया है कि 2022 में इंडिया में कितने लोगों ने आउटफ्लो हुआ, 7500 का, मतलब 7500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया से बाहर गए। तो सर ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आप खुद बताओ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, इतना पैसा है इनके पास, ठीक है। अब इतना सारा पैसा होगा तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, और उसके साथ ही साथ क्या होगा, हमारी सरकार को टैक्स दिया जाएगा। हमारी सरकार इस टैक्स के पैसे को यूज करेगी अलग अलग स्कीम्स के अंदर, अलग अलग लोगों को रोजगार देने के अंदर, अलग अलग जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के अंदर। बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बुरी चीज हुई ना, है कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजों को हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज काफी खराब चीज है। तो 2022 में क्या हुआ, 7500 इंडियंस इंडिया से बाहर गए। अब सर अगले साल के लिए ना इनका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन क्या मतलब 2023 के लिए इनका क्या प्रोजेक्शन है कि 6500 इंडियंस बाहर जाएंगे। अब देखो, अ- अच्छी बात यह है कि पिछले साल 7500 थे, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6500। नेगेटिव बात यह है कि अभी भी लोग बाहर ही जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो चाइना से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, मतलब 10,800, 13,500, और चाइना में नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल 10,800 था, 2023 में 13,500 होने वाला है, ठीक है। इंडिया में अच्छी बात यह है कि इंडिया में नंबर कम हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑर्डर देख सकते हो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, सर इंडिया से बाहर तो जा रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं, ये कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। देखो इन कंट्रीज के अंदर जैसे सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। चाइना से अच्छे खासे लोग ना हमें ऑस्ट्रेलिया में जाते हुए देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी से भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, पर इंडिया से जो मैक्सिमम लोग जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, यूएई जाएंगे, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब बुरी बात तो है कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, पर यूएई के बारे में अच्छी बात यह है कि थोड़े इंडिया के संबंध अच्छे हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो लोग इंडिया से यूएई में जाते हैं वो ऐसा नहीं कि इंडिया से पूरा कट ऑफ हो गए, नहीं, वो लोग इंडिया में वापस वहां पर जाके भी इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग नोटिस करते होंगे कि एफडीआई इंडिया के पास आता है तो वहां पर यूएई का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहां पर लोग मैक्सिमम जाना पसंद करते हैं। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। ये देखो आपको ऑर्डर पूरा याद नहीं रखना, बस टॉप की 2-3 कंट्रीज यहाँ पे देख लो, टॉप की 2-3 कंट्रीज आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा उसी के रिगार्डिंग डेटा है कि कहाँ से जा रहे हैं। तो चाइना, इंडिया, यूके यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं बाद में अकॉर्डिंगली कहाँ पे आ रहे हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आपके लोग दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इनके पीछे जाने का कारण क्या है। देखो जो लोग ना बहुत अमीर होते हैं वो काफी मोबाइल होते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर उनको जाने की ऐसे मतलब आसानी होती है क्योंकि इतना अच्छा खासा पैसा है तो आसानी से जा पाएंगे। पर अगर आप नोटिस करो, अगर आपको देश के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस में ड्रॉप आ गया तब एक मेजर रीजन बनता है कि आप उससे बाहर जाओ। मैं आपको इसका भी एग्जांपल दूंगा, बाकी और भी एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, टैक्स रेट की बात करें। अब देखो ये लोग कौन है, अमीर लोग हैं, ठीक है। अब अमीरों के आप जानते हो एक तरह का इंडिया में क्या सा टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम फॉलो करते हैं। तो अगर मान लो कोई बंदा बहुत अमीर है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। इंडिया में टैक्स रेट तो आप जानते हो बहुत अमीरों के लिए 30 से 35% के बीच बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अब इतना सारा ये इन्होंने टैक्स रेट पे किया, मतलब इतना सारा टैक्स पे किया, उसके बाद काफी बार इनको ऐसा लगता है कि यार हमें कुछ सुविधाएं तो मिली नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाकी कंट्रीज में तो क्या होता है, आप टैक्स पे करते हो तो सरकार के पास अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो अगर मेरा टैक्स कहीं लग भी रहा है ना, मतलब अगर मैं टैक्स ज्यादा पे भी कर रहा हूँ तो मुझे फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं उतनी। पर इंडिया के केस में आप सभी जानते हो कि अगर मान लो कोई करोड़पति इंसान है, क्या वो अपना इलाज एक सरकारी अस्पताल में करवाएगा। देखो कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में सरकारी, मैं मना नहीं कर रहा, पर ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत अभी बहुत बेहतर करना बचा हुआ है। सेम अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो ज्यादातर आप लोगों ने नोटिस किया होगा अब करोड़पति का बेटा आप सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ इमेजिन नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। मतलब कुछ अगर स्टेट्स को मैं छोड़ दूं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर अगर ऐसे पर्सन को लगेगा कि यार मैं टैक्स भी दे रहा हूँ और मुझे कुछ फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो इंडिया से बाहर जाए। सर और क्या कारण हो सकते हैं? और कारण आप नोटिस करो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, इंडिया में हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। कि मान लो अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स अभी भी फिल करने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो कल को कोई केस हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए किसी के साथ, तो केसेस का निपटारा करने के अंदर ही सालों साल लग जाते हैं। तो उस बंदे के ने जिसने इन्वेस्ट किया है उसका इन्वेस्टमेंट ही बीच में रुकी रह जाती है। ठीक है ना? अभी भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना बचा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सड़कें बनाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, पर अभी भी बहुत सारी जगह पर हमारी कनेक्टिविटी की जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। बाकी फैसिलिटीज़ भी थोड़ा अभी और इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। ठीक है? उनके बच्चों का क्या, उनको लाइफ दिखती है आगे आने वाले टाइम के अंदर, क्या उनको चिल्ड्रन के कुछ प्रॉस्पेक्ट दिखते हैं, नहीं दिखते? तो वो एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। ठीक है ना? उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। मैं आपको ना एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं पर्सनली ना कुछ लोगों के साथ टच में हूँ। ठीक है ना? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तो नहीं बोलूंगा, बट उनके पास अच्छा खासा पैसा है। जब कोविड-19 पेंडेमिक आया ना, तो उनके पास अच्छा खासा पैसा था, बट डिस्पाइट हैविंग द मनी वो अपने बच्चों को इलाज नहीं करवा पाए, क्योंकि इतना मतलब इश्यूज थे उस टाइम के ऊपर, जो कोविड-19 पेंडेमिक की सेकंड वेव थी। तो अगर पैसा देकर भी आपको अच्छा इलाज ना मिले, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर एक बार क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चलो इंडिया में है, टैक्सेशन थोड़ा ज्यादा है, पर्सनल फ्रीडम मतलब, ठीक है ना? तो ये सारे कहीं ना कहीं मैट्रिक्स बनते हैं कि जो वेल्दी लोग हैं वो इंडिया से या मतलब किसी भी कंट्री से बाहर जाने के पीछे ये सारी चीजें देखते हैं। बाकी इसके अलावा रूल ऑफ लॉ वहां पर कैसा है, इकोनॉमिक फ्रीडम है या नहीं है, तो ये कुछ मुख्य कारण बनते हैं जिस वजह से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको 6-7 पॉइंट्स मिलेंगे होंगे। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे या मेंस में आपसे पूछा जाए तो आप इन पॉइंट्स को डेफिनेटली अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो। राइट? चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेमिटेंसेस। सर पहली बात तो सर रेमिटेंसेस का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, बता देते हैं। मान लो आप थे, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इंडिया में रहते थे। ठीक है? आपको लगा कि नहीं सर मेरा तो ना यूएई में चला जाता हूँ, या फिर मैं सिंगापुर चला जाता हूँ, या किसी और कंट्री में चला जाता हूँ, यूएस चला जाता हूँ, तो वहां पर मैं जाके अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। ठीक है? आप चले गए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप काम करोगे। ठीक है ना? अभी आप यहाँ पे इंडिया में तो रहे नहीं, अब यहाँ पर आप काम करोगे यूएस के अंदर मान लो। तो आपने जो पैसा कमाया, अब कुछ पैसा आप अपनी फैमिली को भी तो वापस भेजोगे। बिल्कुल भेजेंगे सर। तो ये जो पैसा कहीं ना कहीं आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस बोलते हैं, जो पैसा घर आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अभी क्या हुआ है ना, एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है। सर रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का आपका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक ने, तो पहली बात तो ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया गया है कि कौन सी कंट्री के अंदर कितने रेमिटेंसेज आ रहे हैं। तो आप नोटिस करो, ये है टॉप 5 कंट्रीज जहां पर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आ रहे हैं। सर कौन सी कंट्री है टॉप पे? टॉप पे हमारी आ जाती है इंडिया। ठीक है? दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे पे चाइना। बस टॉप 3 का आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है कि टॉप 3 कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आ रहे हैं, इट इज इंडिया, फॉलोड बाय मैक्सिको, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया में देखो 111 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है? अब ये जो रिपोर्ट क्या कह रही है कि सिर्फ इस बार जो इंक्रीज हुआ है रेमिटेंसेस के अंदर वो 0.2% है। तो ये काफी कम इंक्रीज है, मतलब बड़ा अभी भी है, पर इंक्रीज जो पहले बहुत तेजी से हुआ करता था वो एक कम हो गया है, मतलब उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो गया है कि मतलब जो बाहर कंट्री से लोग घर पैसा भेज रहे थे वो बढ़ा है, पर बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा। क्या रीजन हो सकता है? देखो इसके पीछे का मेजर कारण क्या है कि ओईसीडी कंट्रीज के अंदर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन हमें देखने को मिल गया। अब आप लोग सोचेंगे सर ये ओईसीडी कंट्रीज क्या है? देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है सर? देखो यहाँ पर क्या होता है ना, उन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और एक तरह की ना ये डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। अब नोटिस करो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में बहुत सारी कंट्रीज, वहां पर कुछ इश्यूज फेस हुए, उनकी इकोनॉमी के अंदर कुछ इश्यूज आए। तो इकोनॉमी के अंदर इश्यूज आए, बेसिकली इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। ठीक है? या तो जीडीपी तेजी से नहीं बढ़ रही, या फिर जीडीपी या फिर रिसेशन में भी आ चुकी है कुछ कुछ कंट्रीज। तो ऐसे टाइम के ऊपर अगर मान लो, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कोई भी आप कंट्री इमेजिन करो, लेट्स से आप कनाडा इमेजिन करो। ठीक है? एग्जांपल लेके चल रहा हूँ।
मान लो कनाडा की इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो भैया जो मैं हूँ जो कनाडा में काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी भी तो सैलरी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, मैं भी शायद उतना नहीं कमा रहा। और अगर मैं उतना अच्छा नहीं कमा रहा तो मैं अपने घर भी तो पैसा कम ही भेजूंगा ना। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से रेमिटेंसेस उतना तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना। तो OECD कंट्रीज के अंदर टोटली 38 कंट्रीज आती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है। देखो मैंने अभी क्या बताया, ये कौन सी कंट्रीज हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छा होता है। इंडिया का तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी खराब है, लगभग 130 के आसपास रहते हैं हम। ठीक है ना, काफी खराब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। हम मैंने साथ में बताया ज्यादातर इनमें से कौन सी है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री है नहीं, तो OECD का मेंबर तो इंडिया नहीं है। ये सारी कंट्रीज 38 कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। तो सर मीनिंग तो चलो समझ आ गया कि OECD के अंदर स्लो डाउन से कैसे हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट आया। ठीक है। इसके साथ में देखो कुछ और भी पॉइंट्स हैं इंडिया में हमने नोटिस किया नंबर्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। बाकी नंबर्स भी हमने थोड़े बहुत देख लिए कि कैसे कैसे कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ में ही आप नोटिस करो कि इंडिया में सर पैसा आ कौन सी कंट्री से रहा है, तो 3 कंट्रीज हैं, US, UK और सिंगापुर। क्योंकि आपने चलो ये तो देख लिया कि इंडिया में पैसा आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है यहाँ से US से, UK एंड सिंगापुर। हमारे वहाँ पे जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो हाई टेक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हाईली स्किल्ड वाले जो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर वो काम करेंगे, उनके पास अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, तो पैसा वो घर भेजेंगे, एंड इसी वजह से रेमिटेंसेज हमारे यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर बात हुई है GCC कंट्रीज की भी, ठीक है, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज की भी। तो मैं इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि GCC का मीनिंग क्या होता है। देखो GCC के अंदर ना दरअसल में ये 6 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। सर कौन सी 6 कंट्रीज, देखो ये नोटिस करो, ये आपका हो गया सऊदी अरेबिया, उसके साथ यहाँ पे आपको कुवैत देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको UAE देखने को मिल जाएगा, आपका कतर हो गया, ठीक है ना, आपका यहाँ पे बहरीन हो गया, एंड लास्टली आपका ओमान। तो ये जो 6 कंट्रीज है ना, इनको बोलते हैं क्या, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये आप देखते हो ना यहाँ पे पर्शियन गल्फ भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी हमारा इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज आप नोटिस करो इंडिया से ना अच्छे खासे लोग यहाँ पे GCC कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये GCC कंट्रीज आपस में साथ में क्यों आई हैं, ताकि ये 6 कंट्रीज आपस में मिलकर एक तरह के प्रॉपर कनेक्शंस अपना इंटीग्रेशन कर पाएं, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरह से प्लानिंग करते हुए कुछ डिसीजंस ले पाएं। तो ये 6 कंट्रीज भी मतलब न्यूज़ में रहती हैं। इंडिया के भी यहाँ पर आप नोटिस करो, इंडिया के भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, 7 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं। तो कोई भी अगर इम्पैक्ट मान लो GCC कंट्रीज के ऊपर आ रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन माइग्रेंट्स के ऊपर भी आएगा, एंड इंडियन माइग्रेंट्स का इम्पैक्ट हमारे जो रेमिटेंसेज होते हैं उनके ऊपर भी आने ही आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप ध्यान में रखोगे। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट भी ध्यान में रखना कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी गई है, इंडिया इज द टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2022। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। लास्ट लेक्चर के अंदर ना मैंने आपको होमवर्क दिया था, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया भी है, जिन्होंने नहीं किया था ठीक है डोंट वरी, आज के जो होमवर्क दूंगा उसको कमेंट कर देना। यहाँ पर मैंने पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, MPC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर देखो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ये 12 मेंबर बॉडी है। याद करो मैंने बताया था ना इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। 3 मेंबर आते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और जो बाकी 3 होते हैं उनको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपॉइंट किया जाता है। तो जैसे ही आपने 12 मेंबर पढ़ा आप इसको गलत करो, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब चेक करो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ठीक है। थर्ड कह रहा है कि यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन होते हैं, नहीं, ये होते हैं हमारे RBI गवर्नर जी। तो थर्ड भी भैया गलत है। और पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है, ये तो बात है ही ठीक है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन A 1 ओनली ही करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, यहाँ कह रहा है कि जब रिसेशन आता है तो सरकार कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है ना बेसिकली, या फिर कौन सा स्टेप लेना चाहिए। आप देखो रिसेशन के अंदर क्या है, इकोनॉमी की हालत है मंदी, मतलब इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। अब ऐसे टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार खर्च ज्यादा करेगी अकॉर्डिंगली क्या होगा, खर्च बढ़ाने से लोगों के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हम भी चलो करते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो रिसेशन के अंदर क्या है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है कि नहीं। ऐसे टाइम्स के अंदर अगर मान लो हमारी जो सरकार है वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करे, अलग अलग चीजें हो सकता है, मतलब मान लो कि रोड्स ब्रिजेस इसके ऊपर बनाने के ऊपर खर्च करें, ऑल अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, लोगों की जेब में पैसा भी आएगा, और हमारी जो इकोनॉमी मंदी के अंदर थी वो मंदी से बाहर भी आ पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर कि ऐसे टाइम के ऊपर एक्सपेंडिचर सरकार को बढ़ाना चाहिए। सर बाकी स्टेटमेंट्स क्यों गलत है, देखो स्टेटमेंट D तो बोल रही है इसका उल्टा कि खर्चा कम करना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है,
और सर ए और सी में क्या गड़बड़ है? देखो ए में कह रहा है कि टैक्स रेट कम करो। अब नोटिस करो, मेरी जेब में पैसा कम है तो टैक्स रेट कम करना तो अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो टैक्स रेट कम होगा तभी मैं खर्च कर पाऊंगा, तभी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बच पाएगा। पर ये सेकंड बात देखो कि ऐसे टाइम के ऊपर हमें जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज कर देना है। देखो सरकार का कोशिश क्या होनी चाहिए कि ये बंदा इंसान के पास थोड़ा पैसा आए और ये पैसे को खर्च करे कहीं ना कहीं। अगर मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इसकी जेब में तो पैसा ही नहीं आएगा ना, कभी महंगे रेट के ऊपर मिलेगा तो ये पैसा लेना ही नहीं चाहेगा, तो आगे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो इस वजह से इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था। जैसा ऑप्शन सी में लिखा ना, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, तो ये बात तो करेक्ट है, पर यहाँ पे इसने लिख दिया इंक्रीज इन टैक्स रेट। नहीं, टैक्स रेट कम करना है, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचना चाहिए, इस वजह से तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, और ऑप्शन बी यहाँ पर एक्चुअल में करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेंस का भी हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ अच्छे पॉइंट्स आप नीचे कमेंट्स में बताओ, ठीक है ना। एक ना बार ना अपने दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करना, चाहे आप बिगिनर हो या जैसे भी हो, बट एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करना, कमेंट जरूर करना, फिर अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक मैं बताऊंगा कि आप इसका एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते थे। तो सारे पॉइंटर्स हम इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, तो डोंट वरी, बट कोशिश जरूर करना है एटलीस्ट इसमें। और एमसीक्यूज के अंदर ये पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा यूपीएससी 2018 का, इसका मुझे बताना आंसर, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका जो आंसर में रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने 11 से 18 जून के बीच में जो करंट अफेयर्स थे वो देखे, और आपका होमवर्क रहेगा एक जो मेंस का क्वेश्चन है और 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरी सीरीज को हम रन करते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, किसी भी स्टेप के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जैसा कि मैं हमेशा बताता भी हूँ, इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, ये बात आपको आज के सेशन में भी रियलाइज होगी और आने वाले सेशन में भी हम इसको प्रूव करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में आप मुझे ये भी बता सकते हो कि इकोनॉमी टेक्निकल लगती है या टफ लगती है आपको, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।